हाँ जी। आज हमने अब ये चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है जो कि है फाइल हैंडलिंग इन सी। इसमें सिर्फ फाइल हैंडलिंग नहीं होगा, इसमें आप फाइल हैंडलिंग के अलावा फाइल हैंडलिंग के साथ पॉइंटर भी पढ़ लेंगे। पॉइंटर का सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लेंगे, आप उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा अरे, अरे का भी एक कॉन्सेप्ट ही लेंगे आप, उसको बहुत डिटेल में नहीं कर रहे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो आगे जाके आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आपने इतना इसको इजी नहीं लेना चैप्टर को, लेकिन बहरहाल आपका जो है ना ये, इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। ये आपका सारा कंटेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फाइल हैंडलिंग और डाटा फाइल क्या होती है। फाइल आप लोगों को पता है, या आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट है कि फाइल क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। सही है, एक जैसा डाटा या रिकॉर्ड इसको इकट्ठा करके एक फाइल में स्टोर कर लिया जाता है किसी एक खास नाम से। आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स बनाते हैं ना, डॉक्यूमेंट की कोई वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल बना ली, या फिर और कोई मुख्तलिफ टाइप की फाइल्स होती हैं आप लोगों की वो दूसरी, आप लोग जो गाने वगैरह सेव करते हो या फिल्में वगैरह जो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो उसको भी फाइल ही बोलते हैं ना। तो बहरहाल हर तरह की फाइल होती है, लेकिन फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और रिकॉर्ड्स, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छा, जो कि स्टोर कहाँ होती है, डिस्क में। याद रहे, आप लोगों ने मेमोरी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, जो आप लोग मेमोरी की सारी क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि एक होती है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, जिसका अब तक हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते आए हैं। आप लोग प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स लेते थे, हम कह रहे थे एक्स वेरिएबल ये या इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या करेगा, मेमोरी में 2 बाइट्स लेगा। ये कौन सी मेमोरी में ले रहा था, मेन मेमोरी में। सही है, मेमोरी में जो हम जगह बना रहे थे, हम डब्बे बना रहे थे, ये एक्स वेरिएबल की स्पेस है, ये वाई वेरिएबल की स्पेस है, ये ए की स्पेस है। हम लोग जो भी इसके अंदर वैल्यूज रखवा रहे थे, ठीक है, इसके अलावा हम लोग आउटपुट में जो आउटपुट जिस जिस वेरिएबल के अंदर रखवा रहे थे, स्कैन एफ करते थे, किसी वेरिएबल में वैल्यू यूजर से लेते थे, वो सब सारा कुछ कहाँ जा रहा था, वो सारी बातें जो हम कर रहे थे वो रैम के लिए कर रहे थे, मेन मेमोरी के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब हम जो फाइल की बात कर रहे हैं, ये फाइल कहाँ स्टोर होती है, डिस्क में, यानी कि हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में या फिर यानी परमानेंटली स्टोर होती है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आया ना, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क में फर्क। मेन मेमोरी में टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में परमानेंट होता है। मेन मेमोरी वॉलेटाइल होती है, यानी कि अगर इसको बिजली ना मिले, इलेक्ट्रिक पावर ना मिले, तो इसमें सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। जबकि यानी कि कंप्यूटर बंद हो जाए तो सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। जबकि हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल होती है, जब इस इलेक्ट्रिक पावर नहीं भी मिलती तब भी इसमें डाटा सेव रहता है। ठीक है, फाइल क्या होती है, विद अ स्पेसिफिक नेम, इसका एक खास नाम होता है फाइल का। हर फाइल को एक नाम के साथ सेव किया जाता है जिससे उसकी पहचान की जा सके। नेक्स्ट आता है, फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी ड्राइव। सिर्फ हार्ड डिस्क में नहीं, ये हर तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी हर तरह की परमानेंट स्टोरेज जो होती है, चाहे वो यूएसबी हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क तो आजकल नहीं यूज होती है। बहरहाल जितनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें मुख्तलिफ तरह का डाटा फाइल्स की सूरत में स्टोर किया जा सकता है। फाइल हैंडलिंग ये होता है, इट इज अ प्रोसेस to store data in files and to perform different operations of these files. डाटा को फाइल्स में स्टोर करना और उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना फाइल हैंडलिंग कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए डाटा को प्रोसेस करता है। सही है, इनपुट डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स आर स्टोर्ड टेम्परेरीली इन मेमोरी। अच्छा, अब तक हम क्या करते आ रहे थे, एक दफा फिर से देख लेते हैं। अब तक हम क्या करते आ रहे थे कि ये आपकी प्रोसेसिंग का एक डब्बा है, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेसिंग हो रही है। इनपुट कहाँ से आ रही है इसके अंदर, या तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर दे के, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ खुद से वैल्यूज दे रहे थे, या आप स्कैनएफ लगा के यूजर से किसी वेरिएबल में वैल्यू ले लेते थे, एक्स वाई या जो भी है, इस तरह से कर रहे थे। और आउटपुट को आप क्या कर रहे थे, किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे। वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद उसको प्रिंट एफ के जरिए प्रिंट करवा लेते थे। यही आप लोगों का तरीका था ना। और ये प्रोसेसिंग में क्या होता था, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, जो भी ऑपरेशंस इसके अंदर होते थे, वो आप प्रोसेसिंग में वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। तो अब तक जो काम हो रहा था, इनपुट
यानी कि आप चाहे उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए इनपुट करते थे या फिर स्कैनएफ से आप यूजर से वैल्यू ले रहे थे, जो भी इनपुट ले रहे थे वो रैम में स्टोर हो रही थी, मेन मेमोरी में स्टोर हो रही थी, वो टेम्परेरीली स्टोर हो रही थी। ठीक है, ये टेम्परेरीली स्टोर हो रही थी। जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता था, मेमोरी अरेज हो जाती थी, ये सब कुछ अरेज हो जाता था। और आउटपुट भी सेम इसी तरह, आउटपुट आप वेरिएबल में ले रहे थे या प्रिंटएफ करवा देते थे, तो वो भी सिर्फ रैम में टेम्परेरीली स्टोर होता था। आप उसको परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते थे। अगर आपने इसको परमानेंट स्टोर करना है तो आपको फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब प्रोग्राम कैन रीड इनपुट डाटा फ्रॉम डाटा फाइल। फाइल हैंडलिंग में ये होता है कि डाटा फाइल्स बनी होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है, ये जो वैल्यूज आप चाहे यूजर से लें या ये जो कर रहे थे, ये वैल्यूज डाटा पहले से आपके पास फाइल में सेव होता है। ये एक फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं ये कलर चेंज कर लेती हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल चेंज डाटा फाइल है, ये इनपुट की डाटा फाइल है, डीएफ लिख देती हूँ। ठीक है, डाटा फाइल ये इनपुट की है। आपने ये डाटा फाइल डायरेक्ट इंसर्ट कर दी आपके प्रोग्राम को, और उस प्रोग्राम ने उस डाटा फाइल में से डाटा उठाया और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और फिर जो रिजल्ट आउटपुट है यानी रिजल्ट है, वो भी एक डाटा फाइल के अंदर स्टोर करवा दिया। डाटा फाइल कहाँ स्टोर हुई है? डाटा फाइल आपकी हार्ड डिस्क में, किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हुई है। इससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा इनपुट और आपकी आउटपुट दोनों परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी। आप उसको कभी भी बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस रिजल्ट्स कैन बी स्टोर्ड इन अनदर डाटा फाइल। एक डाटा फाइल में इनपुट रख लिया, एक डाटा फाइल में आउटपुट, तो आप इनपुट और आउटपुट दोनों को जो है ना परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये भी हो सकता है जो इस प्रोग्राम की डाटा फाइल बनी है, आउटपुट आई है, आप इस आउटपुट को किसी और प्रोग्राम में इनपुट कर लें। ये प्रोग्राम 2 है, इसकी इनपुट जो है वो किसी और प्रोग्राम की आउटपुट हो, ये इसकी इनपुट कर बन जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट आ जाता है, हम बात कर रहे हैं बार बार डाटा फाइल की, तो डाटा फाइल देख लेते हैं क्या होता है। डाटा फाइल एक ऐसी फाइल है, अ फाइल कंटेन्स डाटा और इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर डाटा हो या इंफॉर्मेशन स्टोर हो, वो डाटा फाइल कहलाती है। फाइल हैंडलिंग में ये एक डाटा फाइल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें से अगर आपने इनपुट रीड करनी है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग में डाटा फाइल में से इनपुट रीड भी की जा सकती है। किसी प्रोग्राम कोई इनपुट रीड कर सकता है डाटा फाइल में से, हो सकता है ये कोई प्रोग्राम हो। ठीक है, डाटा फाइल एक आपकी मेमोरी के अंदर अलग से पड़ी है, तो मेमोरी से डाटा फाइल इनपुट रीड भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी मेमोरी में, किसी डाटा फाइल में प्रोग्राम आउटपुट स्टोर करवाए। ठीक है, दो काम लिए जा सकते हैं डाटा फाइल से। एक ये काम लिया जा सकता है कि डाटा फाइल में से रीड करो सारा डाटा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करो, और फिर प्रोग्राम प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट है वो भी डाटा फाइल में रखवा सकता है। डाटा फाइल्स आर लिंक्ड विद द प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस वक्त उसको डाटा फाइल्स को लिंक किया जाता है टू राइट एंड रीड डाटा टू एंड फ्रॉम डाटा फाइल्स। सही है, और एक या एक से ज्यादा डाटा फाइल्स भी प्रोग्राम में लिंक की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक ये डाटा फाइल है, ये इस प्रोग्राम के साथ लिंक है, एक और कोई डाटा फाइल है, ठीक है, ये भी इस प्रोग्राम के साथ लिंक है, दो जगहों से इनपुट आ रही है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं फाइल हैंडलिंग के। एक तो टाइम सेव होता है, सेव्स टाइम। कैसे टाइम सेव होता है? पहले आप क्या कर रहे थे, एक प्रोग्राम था, इनपुट कहां से आ रही है, स्कैनएफ करते थे अगर फॉर एग्जांपल, सही है, तो क्या करते थे, आपको हर दफा प्रोग्राम में दोबारा से एक दफा प्रोग्राम रन किया, इनपुट दी, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता था, आउटपुट दे देता था, दोबारा सेम प्रोग्राम रन करना पड़ता था और दोबारा से इनपुट देनी पड़ती थी अगर दोबारा आप इसको रन करें। ठीक है, ना इनपुट कहीं सेव होती थी ना आउटपुट कहीं सेव होती थी, तो इसलिए आपको हर दफा प्रोग्राम बार बार रन करना पड़ता था, एग्जीक्यूट करना पड़ता था। यहां से आपका एक टाइम सेव हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका कि इनपुट डाटा कैन बी चेक बिफोर प्रोसेसिंग। इसको इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग से पहले चेक कर लिया जाता है कि आया आपका डाटा बिल्कुल ठीक है जिसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि डाटा गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपका आउटपुट पूरा का पूरा डाटा इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपकी इनपुट ही ठीक नहीं है तो फिर आपका आउटपुट कैसे ठीक हो सकती है? सही है, तो इसलिए क्या है कि आउटपुट में एरर्स के चांसेस कम होते हैं अगर आपने इनपुट को पहले से चेक किया हो तो। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिकम्स फास्ट। वो कैसे?
पहले क्या होता था, जो अब तक हम करते आ रहे हैं, हम स्कैन एफ के जरिए यूजर से एंटर करवाते थे, फिर यूजर एंटर करने में टाइम लगा देता था, सही है। अगर टाइम लगा दे तो इससे टाइम वेस्ट होता है। अब डाटा फाइल में क्या है, प्रोग्राम खुद ही जल्दी जल्दी डाटा फाइल में से डाटा रीड करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और रिजल्ट भी किसी और डाटा फाइल में रखवा देगा। ये फॉर एग्जांपल एक और कोई D3 के नाम से डाटा फाइल है, एक और फाइल है, उसके अंदर रिजल्ट भी रखवा दिया। आपके पास इनपुट भी सेव है, आउटपुट भी सेव है, और आप जो प्रोग्राम है उसको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा यूजर के एक्शन के लिए। उसने डायरेक्टली रीड्स इनपुट फ्रॉम डाटा फाइल लोडेड इन मेमोरी, डायरेक्टली रीड कर लिया और इसका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, डाटा स्टोर्ड इन डाटा फाइल कैन इजीली बी अपडेटेड। आपने डाटा अपडेट करना है, वैल्यू चेंज करनी है, आप फाइल खोलें, उसके अंदर वैल्यू चेंज कर दें, इजीली इसको अपडेट भी किया जा सकता है। सिंगल प्रोग्राम में रीड इनपुट डाटा फ्रॉम मेनी डाटा फाइल्स, ये वही बात होगी कि एक ये प्रोग्राम है, ये इस डाटा फाइल से भी डाटा रीड कर सकता है, इनपुट कर सकता है, इस डाटा फाइल से भी डाटा रीड कर सकता है, एक से ज्यादा डाटा फाइल में से डाटा रीड किया जा सकता है। आउटपुट रिटर्न्ड बाय प्रोग्राम कैन बी परमानेंटली सेव ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज। आउटपुट को परमानेंटली ये D3 नामी कोई डाटा फाइल है इसमें सेव कर दिया और इसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये परमानेंटली सेव हो गया हार्ड डिस्क में। आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन डिस्क इन अ फाइल में बी यूज्ड एनी टाइम, इसको किसी भी वक्त D3 ये फाइल को यूज किया जा सकता है, कि कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको जब भी इसके प्रोग्राम को रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ये आउटपुट सेव है, आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर लें। और इसको आप चाहे इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको प्रिंट करें, चाहे आप इसको ईमेल करें किसी को, या किसी और पर्पस के लिए यूज करें, अब ये आउटपुट आपके पास सेव हो गई है। ठीक है, ये एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ डाटा फाइल। डाटा फाइल की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल एक ऐसी फाइल है दैट स्टोर्स डाटा एज रीडेबल एंड प्रिंटेबल फॉर्म। ऐसा डाटा जो हम समझ सकते हैं, जो हमारी समझ में हो, जो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, ठीक है, उसे डाटा टेक्स्ट फाइल बोलेंगे। यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड डाटा ऑफ टेक्स्ट फाइल, हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। उसको प्रिंट भी करवाया जा सकता है टेक्स्ट फाइल को प्रिंटर से। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? सबसे बड़ी एग्जांपल है जो आप सोर्स कोड लिखते हैं सी प्रोग्राम का। आपने प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड हेडर फाइल जो भी इंक्लूड की, वॉइड मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के अंदर आपने CLR SCR लिखा, आपने उसको जो है ना उसके अंदर आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, और फिर उस वेरिएबल्स को आपने उनको स्कैन करके कुछ वेरिएबल्स में वैल्यूज यूजर से ली, उन वैल्यूज के ऊपर प्रोसेसिंग की और उसका रिजल्ट किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाया, और गेट CH करके आपने एंड में प्रोग्राम खत्म कर दिया। ये प्रोग्राम क्या है? ये सोर्स कोड है किसी भी सी प्रोग्राम का। ठीक है, ये सोर्स कोड क्या कहलाएगा? ये पूरा प्रोग्राम आप जिस फाइल में सेव करेंगे वो फाइल टेक्स्ट फाइल कहलाएगी। टेक्स्ट फाइल को इजीली नोटपैड पे भी क्रिएट किया जा सकता है, विंडोज में भी क्रिएट किया जा विंडोज के नोटपैड में, और टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम्स में किया जा सकता है। नोटपैड के अलावा और कई सारे टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल कैन बी क्रिएटेड एंड आउटपुट ऑफ प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड इन इट। टेक्स्ट फाइल को उसके अंदर उसको एज अ डाटा फाइल, यानी कि उसके अंदर आप कोई डाटा रखवा दें टेक्स्ट फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने रखवाया रोल नंबर 1, नेम आमना। ठीक है, बजाय इसके कि मैं यूजर से हर एक वेरिएबल लूं और वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट कराऊं, ये सब कुछ मैं एक फाइल के अंदर स्टोर करा देती हूँ, और इस फाइल को पूरी कई रिकॉर्ड्स हैं, इस पूरी फाइल को मैं इनपुट करा देती हूँ अपने प्रोग्राम को। ठीक है, और प्रोग्राम उस डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करेगा कुछ भी, और वो एक आउटपुट फाइल नई क्रिएट कर देगा। ठीक है, और नई अगर पहले से नहीं बनी हुई तो नई क्रिएट करेगा और उसके अंदर डाटा को स्टोर कर देगा। तो ये जो आपके पास इनपुट है और ये जो आउटपुट है, ये सारी आपके पास स्टोर हो गई। ठीक है, डाटा इज असेस्ड सीक्वेंशियली, डाटा को सीक्वेंस में असेस किया जाता है वन आफ्टर द अदर। पहले पहली लाइन रीड होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, वन आफ्टर द अदर सीक्वेंस में एक्सेस किया जाएगा। डाटा इज स्टोर्ड इन ASCII कोड। ये ASCII कोड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसके अंदर क्या था कि कैपिटल A जो है उसकी वैल्यू 65 है। ठीक है, और स्मॉल a की वैल्यू 97 होगी। ये ASCII कोड थे। इस कोड की सूरत में डाटा सेव होगा इन मेमोरी। अच्छा, एक कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट लेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिजिट, ये है नंबर है 3.5, तो 3 ने 1 बाइट ली,
पॉइंट ने दूसरी बाइट ली, 5 ने तीसरी बाइट ली, तो टोटल कितनी बाइट्स ले ली मेमोरी में? 3 बाइट्स ले ली इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है टाइप ऑफ फाइल, वो है बाइनरी फाइल्स। ऐसी फाइल्स जो डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में डाटा सेव करती है। बाइनरी फॉर्मेट कौन सा होता है? 1010 की फॉर्म। ठीक है, डाटा ऑफ बाइनरी फाइल इज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। आप इसको पढ़ेंगे भी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि 1010 की फॉर्म में होगा। ये इसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। सी लैंग्वेज में आउटपुट हमेशा प्रोग्राम की वो डाटा फाइल में स्टोर, बाइनरी फाइल में स्टोर होती है। ये भी डाटा फाइल है लेकिन बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फाइल में आउटपुट सेव होती है, जिसको यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड द डाटा ऑफ बाइनरी फाइल। एग्जांपल क्या है इसकी? ऑब्जेक्ट कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड याद है? आप जो कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है। उस सोर्स कोड को जब आप कन्वर्ट करते हैं किसी ट्रांसलेटर की मदद से, चाहे वो कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो, डिपेंड करता है, सी का कंपाइलर होता है, तो वो ऑब्जेक्ट कोड में डाटा, उस कोड, उस प्रोग्राम को बदल देता है। कौन बदलता है? कंपाइलर। ठीक है, तो ये जो आपके पास सोर्स कोड है, ये एग्जांपल है टेक्स्ट फाइल की, और ऑब्जेक्ट कोड एग्जांपल है बाइनरी फाइल की। बाइनरी फाइल प्रोवाइड्स एफिशिएंट वे टू एक्सेस डाटा। आप इसमें रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं डाटा, रैंडमली एंड क्विकली। रैंडमली का मतलब है आप सीक्वेंस में नहीं, जरूरी सोर्स कोड में तो क्या जरूरी था कि सीक्वेंस में एक लाइन के बाद दूसरी, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। जबकि ऑब्जेक्ट कोड में आप डायरेक्ट कोई भी सर्च कर सकते हैं, आप मतलब रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका ये फिक्स होता है बाइनरी फाइल में कि अगर डाटा टाइप इंटीजर है किसी चीज की तो वो 2 बाइट्स लेगा, अगर फ्लोट है तो 4 बाइट्स लेगा, अगर कैरेक्टर है तो वो मेमोरी में 1 बाइट लेगा। फॉर एग्जांपल बाइनरी फॉर्मेट में अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो ये मेमोरी में कितनी बाइट लेगा? ये इंटीजर है तो इसलिए 2 बाइट्स लेगा सिर्फ। अगर ये टेक्स्ट फाइल में होता तो कितनी लेता? 1 2 3 4 5, यानी 5 बाइट्स लेता अगर टेक्स्ट फाइल होती। बाइनरी में इसने सिर्फ देखा कि कौन सी डाटा टाइप है, इंटीजर है, तो इसने 2 बाइट्स ले ली। ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में इसीलिए ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि वो कम स्पेस लेता है, देन टेक्स लेस स्पेस ऑन डिस्क रादर देन टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर इसको लिखते तो इसने 5 बाइट्स लेनी थी, लेकिन अगर हमने इसको बाइनरी फॉर्मेट में देखा इंटीजर वैल्यू है तो इसने सिर्फ 2 बाइट्स ली, तो कम स्पेस ली ना। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाती है डाटा एक्सेस मेथड्स। डाटा को एक्सेस करने के मेथड में सबसे पहला आ जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का क्या मतलब है? एक सीक्वेंस में जो है ना एक्सेस करना, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, डाटा एक ऑर्डर में जो है ना एक्सेस किया जाता है, पहले वन आफ्टर द अदर। जी, अब ये है कि अगर आपके पास एक फाइल है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और आपने उन रिकॉर्ड्स को रीड करना है। फॉर एग्जांपल आपने रिकॉर्ड नंबर 15 चाहिए, आपको 15 को रीड करना है, तो आप शुरू से शुरू हो जाएंगे, पहले रिकॉर्ड नंबर 1, फिर रिकॉर्ड नंबर 2 रीड करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, अप टू सो ऑन, कहां तक करेंगे? रिकॉर्ड नंबर 14 तक आप सारे रीड करेंगे और फिर रिकॉर्ड नंबर 15 तक पहुंचेंगे। सही है, यानी वन आफ्टर द अदर इन ऑर्डर, इन सीक्वेंस आप सारे रीड करते चले गए हैं। तो इसलिए ये बहुत स्लो एक्सेस मेथड है। सही है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है टू एक्सेस अ रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स कौन सी हैं? वो डाटा फाइल्स जिसमें डाटा रीड भी सीक्वेंशियली किया जाता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, इन ऑर्डर। ठीक है, और डाटा राइट भी सीक्वेंशियली किया जाता है। सही है, मतलब आपने अब डाटा राइट करना है, इसके आगे से ही राइट करेंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बीच में कोई रिकॉर्ड डाल दें, आप डालना चाहेंगे वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक सीक्वेंस में राइट करना है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फाइल्स जो हैं वो यही काम करती हैं। इन सी टेक्स्ट डाटा फाइल्स, जो आपने टेक्स्ट डाटा फाइल्स पढ़ के आए हैं, वो सीक्वेंशियल एक्सेस डाटा फाइल्स होती हैं, सीक्वेंशियली रिकॉर्ड को एक्सेस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड क्या है? इसको रैंडम एक्सेस मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट भी और रैंडम भी, यानी आप डायरेक्टली या रैंडमली कोई भी फाइल में से अपना रिक्वायर्ड रिकॉर्ड डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत फास्ट एक डाटा एक्सेस मेथड है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दर्जनों के हिसाब से या सैकड़ों के हिसाब से आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है और आपने रिकॉर्ड नंबर 15 एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर 15 कर लेंगे। आपको 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू 14 सारे रिकॉर्ड्स को रीड नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि आप सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में करते थे।
ठीक है, इसलिए ये इट इज वेरी फास्ट असेस मेथड, और ये टाइम भी इसलिए कम लेता है। जब आप डायरेक्टली रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड आपको चाहिए उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, तो आप इसने बहुत कम टाइम लिया। इसकी एग्जांपल आती है जो आपने अभी बाइनरी डाटा फाइल्स पढ़ी है ना सी में, ये डायरेक्ट असेस डाटा फाइल्स है। सही है, फिर नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रीम। जी, अब हमने स्टार्ट करना है स्ट्रीम से। ये स्ट्रीम क्या होता है? ये एक लॉजिकल इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये एक्चुअली बताता है फ्लो ऑफ डाटा, कि डाटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपके पास पता है ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आईओ जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये मैंने आई फॉर इनपुट लिखा है, ओ फॉर आउटपुट लिखा है, और फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो प्रोग्राम से क्या होगा कि इनपुट डिवाइसेस से सारा डाटा प्रोग्राम में आएगा, इनपुट होगा, ऐसे ही है ना। और प्रोग्राम जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो आउटपुट कैसे शो होगी? यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस, ऐसे ही है ना। तो ये जो फ्लो है ना कि इनपुट टू प्रोग्राम या प्रोग्राम टू आउटपुट डिवाइसेस, ये फ्लो क्या शो करता है? ये शो करता है स्ट्रीम। ठीक है, फ्लो, हम ये इस फ्लो ऑफ डाटा को स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाटा फ्लोज एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। बाइट्स की सूरत में डाटा फ्लो होता है। बाइट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, वो बाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, स्ट्रीम दो तरह की हो सकती है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट क्या है कि डाटा इनपुट डिवाइसेस से प्रोग्राम यानी प्रोसेसर की तरफ आना। प्रोग्राम प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होता है ना, यानी सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है ना। और प्रोग्राम से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाने को आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं। सही है। अच्छा, इनपुट स्ट्रीम को अगर देखा जाए तो क्या होता है? अ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में डाटा का आना। इनपुट डिवाइस क्या हो सकती है? दो तरीके की। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने कौन सी इनपुट स्ट्रीम पढ़ी है? हम स्कैनएफ फंक्शन यूज करते थे ना यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो उसके अंदर वो कहाँ से डाटा आ रहा था? कीबोर्ड से एंटर करते थे, ऐसे ही था ना। तो क्या होता था जब यूजर, ये फॉर एग्जांपल इनपुट जो है ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड सोर्स है, कीबोर्ड से डाटा एंटर करते थे, तो इनपुट स्ट्रीम के जरिए डाटा आके सीपीयू की मेमोरी में सेव हो जाता था। मेमोरी यानी रैम, यानी प्राइमरी मेमोरी, जहां पे टेम्परेरीली डाटा स्टोर होता है। सही है, मेमोरी वहां पे डाटा स्टोर हो जाता था और वहां से सीपीयू उस मेमोरी से रीड करता था, ऐसे ही था ना। ठीक है, यानी डाटा कहां से कहां फ्लो हो रहा है? फ्रॉम कीबोर्ड टू डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी की डिस्क, या फिर जो है फ्रॉम यानी प्रोग्राम तक जा रहा है, या फ्रॉम कीबोर्ड टू डिस्क टू कंप्यूटर मेमोरी। अब ये देखिए, ये डिस्क है, डिस्क में से भी कंप्यूटर मेमोरी में आना। अच्छा, एक ये कीबोर्ड टू कंप्यूटर मेमोरी तो हमने कर ली। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो अभी हम केस करेंगे, हम अब डाटा फाइल्स यूज करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने अब स्कैनएफ नहीं लगाना, हमने यूजर से कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेनी। अब हमारी इनपुट कहाँ पे सेव हुई हुई है? हमने एक फाइल बना के हार्ड डिस्क में सेव की हुई है। ये फॉर एग्जांपल कोई अलग से हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये हमने हार्ड डिस्क के अंदर इनपुट सेव की हुई है। तो ये हार्ड डिस्क से जब प्रोसेसर में इनपुट आएगी, तो अब इनपुट जो है हमारी इनपुट स्ट्रीम हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, तो यानी क्या, दो तरीके हुए, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, और वो जो हमारे पास कीबोर्ड से हम ले रहे थे वो हम अलग से ले रहे थे। तो यानी आप कीबोर्ड से मेमोरी में आना या हार्ड डिस्क से मेमोरी में आना, ये दोनों डाटा फ्लोज क्या कहलाएंगे? इनपुट स्ट्रीम। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए आउटपुट स्ट्रीम, यानी कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइसेस तक डाटा का चला जाना। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर है, इसके अंदर सारे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग हो रही है। ये आपका कंप्यूटर है। जब आपके कंप्यूटर में सारी प्रोसेसिंग हो जाती थी, आप एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाते थे ना। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाने से क्या होता था कि आपका जो आउटपुट थी वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती थी। ये आउटपुट फॉर एग्जांपल स्क्रीन है। सही है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से स्क्रीन पे आउटपुट शो होती थी। ये क्या था? आउटपुट स्ट्रीम की एक एग्जांपल थी। अच्छा, एक काम आप और कर सकते हैं। आप बजाय इसके कि आप स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट आउटपुट शो कराएं, अब तक तो हम यही करते आ रहे हैं, आप हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर लें आउटपुट, ताकि आप बाद में भी परमानेंटली सेव कर दें, ताकि आपको बाद में भी उसको इस्तेमाल कर सके। तो हार्ड डिस्क में सेव करना ये भी एक तरीका हो सकता है आउटपुट को डिस्क के ऊपर सेव करवाना। सही है, अब दो तरीके हो गए आउटपुट स्ट्रीम के। एक तो ये क्या है कि डाटा फ्लो करे फ्रॉम कंप्यूटर टू स्क्रीन, या फ्रॉम कंप्यूटर टू मॉनिटर, कंप्यूटर मेमोरी टू मॉनिटर, या फिर फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी टू हार्ड डिस्क।
ठीक है। अब ये कंप्यूटर मेमोरी की जो बात हो रही है ना, ये प्रोसेसर और मेमोरी या इकट्ठी बात हो रही है। प्रोसेसर बगैर मेमोरी के तो कभी कोई काम कर ही नहीं सकता ना। मेमोरी जो है प्रोसेसर का हिस्सा है, और ये मेमोरी कौन सी है, रैम या फिर मेन मेमोरी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो वो बातें थी जो अभी तक हम करके आ चुके हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम आ गई। टेक्स्ट स्ट्रीम में क्या है कि डाटा जब फ्लो होगा फ्रॉम कंप्यूटर टू डिस्क, या फ्रॉम कंप्यूटर टू क्या कहते हैं उसे, आउटपुट मॉनिटर, या फ्रॉम कीबोर्ड टू कंप्यूटर मेमोरी, या फ्रॉम डिस्क टू कंप्यूटर मेमोरी, जिस भी तरह से डाटा फ्लो हो रहा है, तो वो जो डाटा फ्लो होगा वो होगा इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सही है। मतलब सर्टन कैरेक्टर्स जो हैं कुछ कन्वर्जन के बाद मूव होंगे। जैसे आप लोगों ने आस्की कोड वगैरह पढ़े है ना, जो हम बात कर रहे थे कि ए, अगर ए प्रेस किया कीबोर्ड पे, तो ए की आस्की वैल्यू क्या है, 65। तो 65 की कन्वर्जन होने के बाद डाटा जो है वो मेमोरी तक फ्लो होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। सही है। तो ये क्या है कि एक्चुअल में डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट स्ट्रीम। कुछ कन्वर्जन होने के बाद, यानी कुछ कैरेक्टर्स एज इट इज उनको कन्वर्जन हुई, कन्वर्ट होने के बाद वो फ्लो हो रहे हैं। कीबोर्ड से फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी की अगर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है कि अगर when a sequence of characters from main memory to output, अगर आउटपुट मेन मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस अगर जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपकी मेन मेमोरी है और ये आपका कोई मॉनिटर है। ठीक है, ये दो आपके पास क्या है, आपके पास मेन मेमोरी और मॉनिटर है, जबकि ये आपके पास फ्लो स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम है। तो अगर आपने यहाँ पे #r भेजा है मेमोरी ने आउटपुट स्ट्रीम पे मॉनिटर को #r भेजा है, इसका मतलब है कि स्क्रीन पे जाके ये क्या करेगा, कुछ कन्वर्जन के बाद एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह #t, ये एस्केप सीक्वेंस में आप पढ़ के आए थे ना, जब आप प्रिंट एफ के अंदर ये सारे एस्केप सीक्वेंस लगा रहे थे, तो ये कुछ कन्वर्जन के बाद मेमोरी मॉनिटर पे किस तरह से शो होंगे उसकी बात हो रही है। #n नेक्स्ट लाइन के लिए शो होगा, #t टैब के लिए शो, टैब में कन्वर्ट करके टैब एक प्रेस कर देगा। सही है। मतलब कोई 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन कैरेक्टर्स रिटन एंड सेव्ड ऑन एक्सटर्नल डिवाइस। सही है, जो कैरेक्टर लिखे गए हैं और जो एक्सटर्नल डिवाइस पे सेव हुए हैं इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जबकि बाइनरी स्ट्रीम में ऐसा नहीं है। बाइनरी में इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स कैरेक्टर की सूरत में डाटा ट्रेवल नहीं होगा, डाटा फ्लो नहीं होगा, बल्कि इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होगा, यानी 1010 की फॉर्म में होगा। और इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन बाइट्स एंड दो सेव्ड ऑन एक्सटर्नल डिवाइस। सही, नंबर ऑफ बाइट्स रिटन और रीड इज द सेम एज द नंबर ऑफ बाइट्स ऑन एक्सटर्नल डिवाइस। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास माउस है, अगर इनपुट डिवाइस हमारे पास माउस है और हमने मेमोरी में भेजना है डाटा, तो माउस ने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल वो क्लिक करने को 1 कह रहा है, तो जिसने 1 ही जाके मेमोरी में सेव होगा एज इट इज। ठीक है, दोनों में 1-to-1 रिलेशनशिप है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यू लाइन मार्कर या एंड ऑफ फाइल और एंड ऑफ फाइल। न्यू लाइन मार्कर, आपने ये न्यू लाइन मार्कर होता है #n। ठीक है, ये #n, इसको एस्केप सीक्वेंस जो है, आपने एस्केप सीक्वेंस के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया है प्रिंट एफ में, जहां पे न्यू लाइन इंसर्ट करनी थी, कर्सर अगर यहाँ पे है अगली लाइन पे शिफ्ट करना था, तो आप यहाँ पे #n लगा देते थे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स थे वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना शुरू हो जाते थे। ऐसे ही था ना, तो #n यहाँ पे भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर बोलते हैं इसको, या न्यू लाइन मार्कर बोलते हैं। इसका सेम वही पर्पज है जो कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट में था। अब अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं या किसी और चीज पे काम कर रहे हैं, जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने एंटर की प्रेस कर दिया, आप हमेशा एंटर की प्रेस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एंटर की प्रेस होने से #n ऐड हो जाता है एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर #n खुद ही ऐड हो जाता है, अगली लाइन पे शिफ्ट होना है, खुद ही इसके एंड में #n ऐड हो जाएगा। सही है, ये है एंड लाइन मार्कर। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसको न्यू लाइन मार्कर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ फाइल। अभी जो हमने बात की ये कर रहे थे हम, अभी फाइल की बात हो रही है। एंड EOF, इसका मतलब है E फॉर एंड, O फॉर F फॉर फाइल। ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि पूरी फाइल के आखिर में जो है ना खुद ब खुद इंसर्ट हो जाता है।
ये फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल है, इसके अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। ये आई लव पाकिस्तान हैश एन का मतलब है अब अगली लाइन से प्रिंट होगा। फिर सी प्रोग्राम प्रोग्रामिंग, फिर हैश एन है, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन से अब प्रिंट होगा। लाहौर, लाहौर के आगे EOS आ गया, ये स्पेशल कैरेक्टर ऐड हो गया, इसका मतलब है यहाँ फाइल एंड हो गई है। अब अगर कोई ऐसी फाइल है जो कि सीक्वेंशियल फाइल है, यानी उसके अंदर एक सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर लाइन रीड करेंगे, अगर आपने फाइल रीड करनी है तो फाइल कहां से कहां तक रीड करेंगे? वहां तक जहां तक आपको रिक्वायर्ड डाटा आइटम मिल ना जाए, या फिर एंड ऑफ फाइल तक, जब तक एंड ऑफ फाइल रीच ना हो जाए। ठीक है, एंड ऑफ फाइल आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड ऑफ फाइल। जब भी आपने एंड ऑफ फाइल, पूरी फाइल रीड करनी है, तो आप क्या कंडीशन देंगे कि जब तक एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। सही है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि दिखता नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी फाइल ये ऐड हो जाता है। अब आता है पॉइंटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज का। ये होता क्या है कि ये एक वेरिएबल ही होता है। अभी तक आप वेरिएबल कौन से पढ़ते आए हैं? आपने अभी पढ़ा इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, आपने पढ़े फ्लोट वेरिएबल, आपने पढ़ा कैरेक्टर वेरिएबल, आपने पढ़ा, एक और पढ़ा था स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, ये 3-4 किस्म के आप अभी तक वेरिएबल पढ़ के आ चुके हुए हैं। इनके हर एक के अपने अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर थे और इनके अपने अपने इस्तेमाल थे, अपनी अपनी जगह लेते थे ये मेमोरी में, और इनका डाटा सेव करने की भी अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, अब एक नया टाइप का वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल, जो कि होता क्या है, जो कि इटसेल्फ कुछ नहीं होता। वो क्या कर रहा होता है, एक वेरिएबल ही होता है, वो मेमोरी में किसी और वेरिएबल का एड्रेस सेव कर रहा होता है, किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है। अपनी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक, अच्छा इसको जो है ना मेमोरी में किस तरह से जो है डिक्लेयर करवाते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लेना है, एक मेरा वेरिएबल है इंटीजर a, मैंने एक और पॉइंटर वेरिएबल लेना है जो इसको पॉइंट करे। यानी मैं एक कोई फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल है, मैं डायरेक्ट उसके साथ काम नहीं कर सकती, ए वेरिएबल के साथ डायरेक्ट काम नहीं कर सकती, मुझे इतने राइट्स नहीं दिए गए जी, मैं इसको हैक करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, एक अपना एक नया पॉइंटर वेरिएबल बना लूंगी जो इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा, और उस वेरिएबल के जरिए, पॉइंटर वेरिएबल के जरिए मैं ए वेरिएबल में चेंजेस ला सकती हूँ। सही है, मतलब हैक कर लूंगी ए वेरिएबल को। कैसे? एक नया इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर करा दिया। कैसे डिक्लेयर कराना है इसको अपने प्रोग्राम में? वो ऐसे करवाना है, कैसे पता चलेगा कि पॉइंटर है? आपने उस वेरिएबल से पहले स्टैटिक डाल देना है। आपने जिस भी वेरिएबल को पॉइंट करना है ना, मैं इस वक्त ए को पॉइंट करना चाह रही हूँ, तो आपने उसी की डाटा टाइप लेनी है। अगर मैं फ्लोट बी होता और बी को पॉइंट करना चाहती तो मैं फ्लोट डाटा टाइप लेती पॉइंटर वेरिएबल की भी। ठीक है, डाटा टाइप वही आएगी जिस उसी वेरिएबल की आएगी जिसको आप पॉइंट करना चाह रहे हैं। यानी डाटा टाइप मस्ट बी सेम एज डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल मस्ट बी सेम एज डाटा टाइप ऑफ सिंपल वेरिएबल whose memory address is to be stored, या जिसको आप पॉइंट करना चाह रहे हैं, जिसको आप हैक करना चाह रहे हैं, जिसका एड्रेस आप इसमें सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आता है इसको बिल्कुल इसी तरह डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन की भी बात हो गई, बस उसके साथ स्टैटिक का साइन आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर भी इसके साथ ही यूज होता है जब भी पॉइंटर वेरिएबल की बात हो रही होती है। एड्रेस ऑपरेटर आप पहले पढ़ के आ चुके हुए हैं, ये आपने पढ़ा था जब आपने स्कैनएफ का फंक्शन पढ़ा था। स्कैनएफ में याद है आप क्या करते थे? स्कैनएफ ब्रैकेट, फिर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते थे डबल कोट्स में, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते थे, एम्परसेंड साइन और वेरिएबल। वेरिएबल खाली नहीं देते थे, उसके साथ एम्परसेंड साइन कोई ना कोई लाजमी देते थे। याद आया? आप लोग इस तरह कर रहे होते थे ये स्कैनएफ में। तो ये उस वक्त भी आपको बताया था कि ये जो एम्परसेंड साइन है ना, ये यूनरी ऑपरेटर है, इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली में करता क्या है। इट इज यूज्ड टू गेट मेमोरी एड्रेस एलोकेटेड टू अ स्पेसिफिक वेरिएबल। इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस ले लेता है। क्या करता था कि ये जो %d है ना, इसकी जगह पे जो वैल्यू यूजर देता था उसको a के एड्रेस में रखवाता था, जाके a वेरिएबल के एड्रेस में। इसलिए इसके साथ ये एड्रेस ऑपरेटर आता था। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एंड असाइन अ पॉइंटर वेरिएबल थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। अभी तो आपने ये एड्रेस ऑपरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल देखा, अब आप एड्रेस ऑपरेटर का एक और इस्तेमाल देखने जा रहे हैं। वो कहाँ? पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ। ये एक एग्जांपल देखें, इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा।
ये एग्जांपल है, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। इसने क्या किया, इंटीजर एक्स, एक एक्स टाइप का वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, ये मेमोरी में मेरा एक्स का ब्लॉक डिक्लेयर हो गया। ठीक है, जो कि 2 बाइट्स का था, चूंकि इसकी डाटा टाइप इंटीजर थी। साथ ही इसने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया पी एक्स के नाम से। सेम उसी तरह मेमोरी में डाटा 2 बाइट्स का जो है ना आपका एक ब्लॉक फिक्स हो जाएगा फॉर पी एक्स वेरिएबल। कोई बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह आर्म एक्स वेरिएबल का हुआ था, पॉइंटर वेरिएबल का भी इसी तरह मेमोरी में जगह बुक हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया, x इज इक्वल टू 299, x में 299 वैल्यू रखवा दी। ठीक है, ये 299 वैल्यू x में रखवा दी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट में px इज इक्वल टू एम्परसेंड साइन x। एम्परसेंड साइन क्या है, ये तो एड्रेस ऑपरेटर है, यानी x का जो एड्रेस है, x की मेमोरी का जो एड्रेस है उसको कहां रखवा दो, px वेरिएबल के अंदर, पॉइंटर के अंदर रखवा दो। इससे क्या होगा, x का एड्रेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल x का एड्रेस है ये 20,000 और px का एड्रेस है ये 30,000। तो ये जो x का एड्रेस है ना, ये px के अंदर सेव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो px वेरिएबल है ये अब x वेरिएबल को पॉइंट करना शुरू हो गया इन 3 स्टेटमेंट्स की मदद से। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल इस तरह से पॉइंट कर रहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल px इज सेट टू पॉइंट टू वेरिएबल x। सही है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं फाइल पॉइंटर। जिस तरह भी आपने पॉइंटर किया, इसी तरह एक और टर्म आती है फाइल पॉइंटर के नाम से, जो कि अब हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब हम फाइल्स के जरिए इनपुट और आउटपुट करवा रहे होंगे। फाइल पॉइंटर क्या होता है, इसकी टाइप फाइल होती है, एक स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन हुआ है। यानी जब भी आपने फाइल का वर्ड यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो जरूरी है कि stdio.h हेडर फाइल को भी लाजमी इंक्लूड करें। ठीक है, इट इज यूज टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा फाइल ओपन इन मेमोरी। जब भी आपने फाइल्स के साथ खेलना है, आप अभी ये बात की थी ना हमने कि हम अभी तक क्या काम करते आ रहे थे कि ये हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर के साथ आपकी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है। ठीक है, आप उसी में से डाटा ले रहे थे, दे रहे थे, सारा डाटा आप जो थे प्राइमरी मेमोरी के साथ अटैच थे। अब आप हार्ड डिस्क, यानी कि आपकी जो फाइल्स हार्ड डिस्क के ऊपर परमानेंटली सेव होती हैं, आप अब हार्ड डिस्क के साथ खेलने लगे हैं। यानी कि आपका प्रोसेसर अब हार्ड डिस्क से डाटा लेगा और हार्ड डिस्क में ही आउटपुट स्टोर करवाएगा। हम ये काम करने जा रहे हैं। अब वो हार्ड डिस्क में इन फॉर्म ऑफ फाइल सारा डाटा सेव होता है। तो अब हमने मेमोरी में, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्रोसेसर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से लेना शुरू कर देगा। प्रोसेसर क्या करेगा, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में सारा डाटा लोड करेगा, और ये मेन मेमोरी है यानी कि रैम है। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी है। मेन मेमोरी में सारा डाटा लोड करेगा और मेन मेमोरी से प्रोसेसर लेगा, और जब प्रोसेसर ने आउटपुट हार्ड डिस्क में सेव करानी होगी तो प्रोसेसर मेन मेमोरी में स्टोर कराएगा और मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में जाके डाटा स्टोर होगा। ठीक है, ये आपको फ्लो समझ आ गई ना। अब इसी तरह क्या होना है कि जब आपने हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में फाइल को, जो ऑटो पहले से परमानेंटली सेव फाइल है, उसको लोड करना है, तो आप कैसे करेंगे, इस स्टेटमेंट से फाइल फाइल एज इट इज लिखना है। आगे स्टैरिक, और आपने एक पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर लेना है, फाइल पॉइंटर बोलेंगे इसको। जिस तरह आप पहले क्या कर रहे थे, आपने एक पॉइंटर लिया था इंटीजर और स्टैरिक डाल के एक पॉइंटर क्या ले लिया था, ए, फॉर एग्जांपल ए पॉइंटर था, तो आपने स्टैरिक डाल के कह दिया ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब आपने स्टैरिक डाल के ये जो एक वेरिएबल लिया, ये फाइल टाइप वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है फाइल पॉइंटर। क्या होगा, वो जो डाटा फाइल के साथ एसोसिएटेड होगा। एक्चुअली एक फाइल पॉइंटर होगा जो डाटा फाइल को पॉइंट कर रहा होगा, उसका एड्रेस सेव किया होगा उसने। ठीक है, और उसी के जरिए हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे। उसी के जरिए आपने सारे हर जगह पे एक दफा फाइल ओपन कर ली ना, फिर आपने उस फाइल को जहां जहां भी उसका इस्तेमाल करना है, आपने उस पॉइंटर के जरिए करना है। ठीक है, इट पॉइंट्स मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा फाइल इज ओपन। मेमोरी लोकेशन इसकी मेमोरी लोकेशन स्टोर होगी इस पॉइंटर में। उसी के जरिए आप डाटा रीड भी करेंगे, उसी के जरिए आप डाटा राइट भी कराएंगे फाइल में, इसी पॉइंटर एफपी पॉइंटर के जरिए विद रेफरेंस टू एफपी पॉइंटर। और एक्चुअल डाटा फाइल का जो नाम होगा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। फॉर एग्जांपल आपने फाइल सेव की हुई है maria.doc के नाम से, कोई भी फाइल आपने, ये maria.txt के नाम से आपने एक फाइल सेव की हुई थी मेमोरी में,
तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप मारिया डॉट डीओसी के नाम से उसको बार बार उसको जो है ना उसमें आप राइट करा रहे हैं या रीड कर रहे हैं, बल्कि आप एक पॉइंटर लेंगे और उस पॉइंटर के जरिए आप मारिया डॉट डीओसी फाइल को पॉइंट करेंगे और फिर पॉइंटर के जरिए आप रीड भी करेंगे, राइट भी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है फाइल पॉइंटर इज अ की फॉर कम्युनिकेशन विद डाटा फाइल। डाटा फाइल से कम्युनिकेट करने के लिए फाइल पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ओपनिंग अ फाइल, फाइल ओपन करने का तरीका। ठीक है, अब ये हम सी लैंग्वेज में आ गए हैं। अब हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के दौरान जहां हम पहले स्कैनएफ का इस्तेमाल करते थे, अब हमने स्कैनएफ की बजाय हमने फाइल से इनपुट लेनी है। तो फाइल से इनपुट कैसे लेंगे? फाइल को ओपन करके। आपने कभी देखिए फाइल के ऊपर दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, या तो आप फाइल में से रीड करेंगे या आप फाइल में राइट करेंगे। आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे फाइल में कुछ से रीड करना है, चाहे फाइल में कुछ राइट करवाना है, आपने नहीं यानी कि प्रोसेसर ने हमेशा प्रोसेसर को उस या प्रोग्राम को जरूरी है कि पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। आप अगर डेली लाइफ की बात करें, आपने कोई किताब पढ़नी है तब भी आपको किताब खोल के पढ़नी पड़ेगी। आपने कोई किताब में कुछ लिखना है, आपको किताब खोल के लिखना पड़ेगा। यानी ओपन तो आप हर सूरत में कर रहे हो। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बुक को खोलना। इसी तरह आपका फर्स्ट प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो फाइल को ओपन करना, उसके बाद उस फाइल के ऊपर आप मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी फाइल ओपन होगी तो अच्छा, आप वेरिएबल फाइल ओपन होगी तो क्या होगा कि मेमोरी में उसकी एक जगह रिजर्व हो जाएगी। हम अभी क्या बात करते आ रहे थे कि ये आपका सीपीयू है जिसने सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, यानी सारी एग्जीक्यूशन इसने करनी है प्रोग्राम की। सीपीयू के साथ मेन मेमोरी अटैच होती है। मेन मेमोरी के बगैर सीपीयू कुछ नहीं है। मेन मेमोरी से ही इसने डाटा इंस्ट्रक्शन हर चीज लानी होती है। अगर इसके अंदर नहीं पड़ी होती और वो हार्ड डिस्क में होती है तो हार्ड डिस्क से पहले लोड की जाती है। ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क है जिसके अंदर फिलहाल हमारी सारी फाइल्स पड़ी हैं, डाटा फाइल और जो भी फाइल्स आपने पढ़ी हैं, जहां से आपने इनपुट लेनी है और जहां पे आउटपुट स्टोर करवानी है। जब भी आपने इनपुट या आउटपुट स्टोर करानी है, उसको सबसे पहले आपको मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपने चाहे रीड करना है चाहे राइट करना है। अगर आपने रीड करना है तो पूरी की पूरी फाइल को पहले मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। अगर आपने राइट करना है तो सीपीयू पहले मेन मेमोरी में राइट करेगा और उसको फिर हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाएगा। तो जब भी आप फाइल ओपन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये फाइल थी, इस फाइल का इतना साइज है, इस फाइल को पहले क्या किया जाता है? मेन मेमोरी में उसके लिए जगह बुक कर ली जाती है। चाहे आपने उसके ऊपर उसको रीड करना है चाहे राइट करना है, मेन मेमोरी में उस फाइल को जो जगह बुक की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फाइल बफर, या फिर ये देखिए ये जो चीज है ना ये, या फिर सिंपली बफर। ठीक है, इसको फाइल बफर बोलते हैं या सिंपली बफर बोलते हैं, ये चीज जो आपने मेन मेमोरी के अंदर सेम फाइल की जगह बुक की है। अब फाइल ओपन करने का क्या कमांड है? आपने फाइल को ओपन कैसे करना है? आपने उसको एक स्पेसिफिक एक्सेस मोड में ओपन करना है। एक्सेस मोड का क्या मतलब है कि आपने उस फाइल के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? आपने उसको रीड करना है या राइट करना है? आपने ये मोड डिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा, फाइल पॉइंटर इज एसोसिएटेड विद फाइल टू बी ओपन। आपने क्या किया? अब ये देखिए, जैसे मैं आपको ये बताने लगी हूँ, इसका सिंटेक्स क्या है? एफ ओपन। एफ ओपन का फंक्शन है। आपने इसके अंदर फाइल नेम लिखनी है जिस फाइल को आपने ओपन करना है, और मोड बताना है किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में या राइट मोड में। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे? पहले आपने फाइल टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर कराना है। fp1 ये डिक्लेयर करा दिया स्टैरिक के साथ। ठीक है, फिर fp1 में आपने ये पॉइंटर के साथ आपने f ओपन लिखना है। फाइल का नाम क्या है? text.txt। और ये w क्या मतलब है कि आप ये राइट मोड में ओपन हुई है, इस फाइल को आपने राइट कर लेंगे, इसके अंदर कुछ नया रखवाएंगे यूजिंग प्रोग्राम। ठीक है, एक और है, जैसे ये फाइल इज इक्वल टू स्टैरिक fp2 नाम का फाइल टाइप का आपने पॉइंटर डिक्लेयर कराया और उसके साथ आपने ओपन किया abc.txt और रीड मोड में फाइल को ओपन कर लिया। अब आपने फर्दर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ना इस फाइल के ऊपर, वो आपने fp2 या ये fp1 फाइल पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए करने हैं। ठीक है, अब आप बार बार हर दफा text.txt या abc.txt की नहीं लिखेंगे। आपने एक दफा ओपन कर दी, वो फाइल यहाँ से हार्ड डिस्क से आके मेमोरी में आ गई, और मेमोरी में इस चीज को कौन पॉइंट कर रहा है? इस लोकेशन को ये पॉइंटर fp1 या fp2। अब ये fp1 इसको कर रहा है फॉर एग्जांपल, और एक और दूसरी फाइल ये है इसको fp2 कर रहा है।
अब आपने जब भी प्रोसेसर ने काम करना है तो fp1 या fp2 पॉइंटर के साथ इसको कॉल करना है, ठीक है। अच्छा, अगर फाइल फॉर एग्जांपल ये txt, ये x.txt या abc.txt इस डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है, ठीक है, जिस डायरेक्टरी में आप इसको खोलना चाह रहे हैं, तो आपको इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। अब पूरा पाथ आप कैसे देते हैं? वैसे अगर आप लिखें सी में या प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, सी में जाके आप फॉर एग्जांपल टीसी और आप इस तरह से लिख के ना ऐसे लिख रहे होते हैं ना, यानी एक एक आप ये एस्केप सीक्वेंस दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रोग्राम में लिखेंगे ना, जब आप सी प्रोग्राम के अंदर, यानी कि आप कहाँ पे लिखेंगे अपने अपना जो सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप इसमें डबल डबल देंगे, एक नहीं देंगे, यहाँ पे दो दो देंगे, ठीक है। बस ये एक इसमें चेंज है। तो फिर कैसे लिखेंगे, fp2 इज इक्वल टू f ओपन, और आपने सिर्फ फाइल का नाम देने की बजाय फाइल के साथ पूरा पाथ भी दिया, ठीक है, ताकि फाइल मिल जाए अगर फाइल नहीं भी मिलती तो, और आगे उसका एक्सेस मोड दे दिया, ठीक है। अब आगे जरा एक्सेस मोड देख लेते हैं किस तरह के होते हैं, किस किस्म के होते हैं, ठीक है। एक्सेस मोड क्या होते हैं, या फाइल ओपनिंग मोड, फाइल को ओपन किन मोड्स में करना है। डेटा फाइल को बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। कौन कौन से, आप फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पहले से ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है जिसके अंदर 3 लाइनें लिखी हुई थी। अब आपने इस फाइल को अगर रीड करना है तो सिर्फ इस रीड कर सकते हैं, अगर राइट करना है तो ये सारी 3 लाइनें खत्म हो जाएंगी और नए सिरे से फाइल के अंदर राइट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस तरह नहीं करना, अपेंड करना है, तो ऑलरेडी जो 3 लाइनें लिखी हुई है उसके आगे से फाइल में अगली लाइनें लिखी जाएंगी, ठीक है, मॉडिफाई होगी फाइल, जो पिछली लिखी हुई है वो डाटा लॉस नहीं होगा। ये अपेंड में फर्क है। अच्छा, ओपनिंग मोड ऑफ अ फाइल इंडिकेट टाइप ऑफ फाइल टू बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। ओपनिंग मोड का मतलब है कि आपको पहले से पता चल जाएगा कि डाटा फाइल के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। अगर आर लिखा जाता है, आर का मतलब है रीडिंग मोड में आप खोल रहे हैं फाइल, ये उस वक्त यूज होता है अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। डब्ल्यू क्या मतलब है कि आप राइटिंग मोड में खोल रहे हैं, यानी कि सारा डाटा जो पहले से फाइल के अंदर लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा और नए सिरे से उसके अंदर राइट होना शुरू होगा फाइल के अंदर सारा डाटा, ठीक है। इफ डाटा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। अगर पहले से डाटा फाइल नहीं पड़ी तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ए का क्या मतलब है, अपेंड मोड, यानी कि न्यू डाटा एट द एंड ऑफ द करंट डाटा, ये पहले से ऑलरेडी डाटा मौजूद है, इसके एंड में और डाटा नया ऐड होगा, पहले वाला डिलीट नहीं होगा, नया डाटा इसके एंड से ऐड होना शुरू हो जाएगा। आर प्लस का क्या मतलब है, रीड राइट मोड। इसके लिए जरूरी है फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन डिस्क, फाइल पहले से मौजूद हो। डब्ल्यू प्लस का क्या मतलब है, ये भी रीड राइट मोड है। इसका मतलब है कि यही है कि पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट हो और उसके कंटेंट्स ओवर रिटर्न हो जाएंगे, यानी पहले वाला डाटा डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह नया डाटा इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और फिर ए प्लस का क्या मतलब है, ये भी है रीडिंग अपेंडिंग मोड। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो न्यू फाइल इज क्रिएटेड फॉर बोथ रीड राइट मोड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, आपने अब वेरीफाई करना है कि आपने जो फाइल खोली है, आया वो खुली भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर फाइल खुली ना हो, किसी ना किसी एरर की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से फाइल खुल ना पाए, तो प्रोग्राम जो है वो अजीब अजीब से कुछ बिहेवियर शो करना शुरू कर दे। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम गलत रिजल्ट्स क्यों दे रहा है? तो इसलिए पहले अगर प्रोग्राम में आपने जो फाइल ओपन की है एफ ओपन फंक्शन के जरिए, वो नहीं ओपन हुई, तो फिर किसी ना किसी तरह आपने आउटपुट प्रिंट करानी है ताकि प्रोग्रामर को पता लग सके कि फाइल नहीं ओपन हुई। अच्छा, फाइल ओपन किन वजूहात की वजह से नहीं हो सकती? कुछ पॉसिबल एरर्स हो सकता है, डिस्क फुल हो गई हो या मेमोरी फुल हो गई हो, मेमोरी फुल हो गई है, उसमें जगह नहीं मौजूद, या डिस्क एरर, जहां से आप फाइल लेके आना चाह रहे हैं हार्ड डिस्क में से, उसमें एरर आ जाए, या फाइल एग्जिस्ट ही ना करती हो, जो आप फाइल का नाम दे रहे हैं abc.txt वो बनी ना हो पहले से। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, जब आप एफ ओपन ये वाला फंक्शन लिखते हैं ना, fp इज इक्वल टू फाइल ओपन abc.txt और r, अगर तो फाइल एग्जिस्ट करती है, यानी फाइल आपकी सक्सेसफुली ओपन हो गई है, तो फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं होता, fp में कुछ और वैल्यूज आ जाती हैं, फाइल का क्या आ जाता है, fp वेरिएबल में, इस वेरिएबल में फाइल का जो आपके एड्रेस आ जाता है, मेमोरी का एड्रेस आ जाता है कि मेन मेमोरी में वो किस जगह पे फाइल को जाके सेव किया, ठीक है। अगर वो फाइल ओपन नहीं हुई, अगर किसी एरर आ गया, तो ये fp वेरिएबल नल रह जाता है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, NU डबल है,
तो आप इजीली कोड लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इफ fp, पहले आपने फाइल पॉइंटर ले लिया ना जिसके जरिए आपने फाइल को ओपन करना है, फिर आया इफ fp इज इक्वल टू f ओपन, आपने इसको रीड मोड में ओपन किया है, तो अगर चेक करना है क्या fp इज इक्वल टू नल, अगर नल है इसका मतलब है फाइल ओपन नहीं हुई, तो आप प्रिंट एफ कर दें एरर ओपनिंग फाइल, कि फाइल ओपन नहीं हो सकी, और उसके बाद एग्जिट का फंक्शन लगा दिया, यानी कि प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, अब प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, आगे जितना भी प्रोग्राम लिखा है वो खत्म हो जाएगा, वहां से टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, एग्जिट फंक्शन जो है ना ये आपका ना, अगर ये एग्जिट के अंदर देखें ये 1 है और 0 है, 1 का मतलब है कि प्रोग्राम किसी एरर की वजह से टर्मिनेट हुआ है, ठीक है, इस टर्मिनेटेड ड्यू टू एन एरर। अगर यहाँ पे 1 ना होता और अगर यहाँ पे 0 होता, तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम नेचुरली, मतलब कि प्रोग्राम वैसे ही नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। जब भी कोई प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट होता है तो ऑटोमेटिकली एग्जिट का फंक्शन उसके एंड पे लग जाता है, लेकिन चूंकि आप अगर एरर आने की सूरत में खुद से टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे आप, ड्यू टू एन, ये शो करता है कि प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड ड्यू टू एन एरर, ठीक है। जैसे ही एग्जिट फंक्शन किसी प्रोग्राम के एंड में लगा दिया जाता है तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद एप्रोप्रिएट एक्शंस लेता है, खुद ही रिस्पॉन्ड करता है और प्रोग्राम को नॉर्मली एक तरीके के साथ टर्मिनेट कर देता है। आगे का काम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने एग्जिट फंक्शन इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में तो लाजमी है आपने stdlib.h लाइब्रेरी हेडर फाइल का इस्तेमाल करना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। इसका अगर आपने नहीं किया, std मीन स्टैंडर्ड, lib मीन लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच यानी stdlib हेडर फाइल को आपने लाजमी इंक्लूड करना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा, क्योंकि एग्जिट का फंक्शन इस हेडर फाइल में जो है ना वो इस हेडर फाइल के अंदर आपका डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोजिंग अ फाइल। अब आपने सारा ओपन कर ली फाइल, आपने फाइल को किसी मोड में ओपन किया, रीड या राइट मोड में, और उसको वेरीफाई कर लिया कि आया वाकई खुला है या नहीं खुली आपकी फाइल, फिर आपने उसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, रीड किया या राइट किया, वो सारे ऑपरेशंस हम आगे देखेंगे। फिर एंड में आके आपने फाइल को क्लोज करना है। क्लोज का क्या मतलब है? क्लोज का मतलब ये है कि देखिए आपके पास क्या था, ये आपका सीपीयू है जो हम एक ही डायग्राम लेके बार बार चल रहे हैं, ठीक है। सीपीयू है और आपके पास मेन मेमोरी है, ठीक है। सीपीयू ने मेन मेमोरी के जरिए ही सारा का सारा काम करना है, और मेन मेमोरी के जो है, मेन मेमोरी को वर्किंग एरिया ऑफ सीपीयू भी बोलते हैं ना, ठीक है। फिर ये आपकी हार्ड डिस्क है जिसमें से आपकी एक्चुअल में जो डाटा फाइल्स हैं, चाहे इनपुट मोड में रीड करें आप, चाहे आउटपुट में करें, वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होती हैं। हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आई जाती हैं, फेच की जाती हैं जब भी इनके ऊपर काम करना होता है, जिस फाइल के ऊपर भी करना होता है। जब उनको लाया जाता है तो उसको किसी फाइल पॉइंटर से एसोसिएट कर दिया जाता है, फाइल पॉइंटर फॉर एग्जांपल fp1 या fp2 से, ठीक है, जो कि इस fp1 या fp2 ऐसा फाइल पॉइंटर है जो कि मेन मेमोरी में इसके जिस फाइल जिधर सेव की होती है उसके एड्रेस को सेव कर रहा होता है, उसके उसी के जरिए हम fp1 या fp2 इस फाइल पॉइंटर को लेके ही सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमने प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट होने लगा है, हमें अब फाइल की जरूरत नहीं है, तो आपने क्लोज करना है फाइल को, कहां से? मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से क्लोज करना जरूरी है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो उसी कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्लोज कर जाता है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खुद भी कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे क्लोज करना है? इस स्टेटमेंट से, एफ क्लोज और ब्रैकेट के अंदर एफपी वो फाइल पॉइंटर है जो उस फाइल को, जो किसी फाइल को पॉइंट कर रहा होगा, जिस फाइल को आपने क्लोज करना है उसके फाइल पॉइंटर आपने यहां पे देना है और एफ क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का क्या मतलब है? आप नहीं भी करेंगे क्लोज फाइल को एंड में तो ऑटोमेटिकली सी कंपाइलर इसको कर देगा, इसको खुद ही एंड पे आके क्लोज कर देगा। इफ एन ओपन फाइल इज नॉट क्लोज्ड यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन देन ओएस ऑटोमेटिकली क्लोजेस फाइल व्हेन प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये अब आपने फाइल क्लोज करना भी देख लिया, अब हम बीच का काम करेंगे कि फाइल को फाइल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, और वो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है।